वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। आज 14 नवंबर 2022 है, तो आइए देख लेते हैं कि ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हमें कवर करने हैं। हमारा फर्स्ट आर्टिकल मिलेट्स एक्सपोर्ट प्रमोशन प्रोग्राम के बारे में है। जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, इस प्रोग्राम में हम मिलेट्स को एक्सपोर्ट करने की या उसके प्रमोशन का प्रयास करेंगे। हाल फिलहाल में मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने रिलीज किया है ये कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम, जिसे नाम दिया गया है मिलेट्स एक्सपोर्ट प्रमोशन प्रोग्राम। सीधा ऑब्जेक्टिव यही है कि दिसंबर 2022 के बाद से हम ग्लोबल लेवल पे इंडियन मिलेट्स के एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए काम शुरू कर देंगे। इस पूरे प्रोग्राम को अपेडा ने प्रिपेयर किया है। अपेडा का फुल फॉर्म है एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसका एम ये है कि इंडिया में जो मिलेट्स पैदा किए जाते हैं हम उनको एक्सपोर्ट कर पाएँ पूरे ग्लोब में, और यहाँ के जो भी फार्मर्स हैं उनको उनका अच्छा दाम मिल जाए। क्या फीचर्स हैं इस प्रोग्राम के? गवर्नमेंट सबसे पहले तो फैसिलिटेट करेगा और एक्सपोर्टर्स, फार्मर्स एंड ट्रेडर्स के पार्टिसिपेशन को इंश्योर करेगा 16 इंटरनेशनल ट्रेड एक्सपोज में, जहाँ पे बायर सेलर मीट होगी, जिसे शॉर्ट में बीएसएम कहा जाता है। यहाँ पे खरीदने वाले बेचने वाले मिलते हैं, भाव तय किए जाते हैं और फिर देखा जाता है कि कहाँ क्या खरीदा या बेचा जाएगा। जो इंडियन मिशंस अब्रॉड में जाएंगे वहाँ पर इंडियन मिलेट्स की ना केवल ब्रांडिंग की जाएगी बल्कि उनकी पब्लिसिटी का भी काम किया जाएगा। जो एम्बेसडर्स फॉरेन मिशन पर इंडिया में हैं टारगेटेड कंट्रीज़ के, हम उन्हें इनवाइट करेंगे और इंडिया में जो मिलेट बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं उनको शोकेस करेंगे कि देखिए हमारे यहाँ कितना बड़े प्रोडक्ट्स बनते हैं, आप चाहो तो अपने देश में इनकी एक्सपोर्ट को इंश्योर कर सकते हो। जो अपेडा है वो मिलेट्स और इसके जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स होते हैं उनको भी शोकेस करेगा वेरियस ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर। सबसे अच्छी बात यह है कि इस इनिशिएटिव में हम स्टार्टअप्स को भी मोबिलाइज कर रहे हैं कि वो भी आएँ और अपने वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स को दिखाएं, जिसमें रेडी टू ईट और रेडी टू सर्व कैटेगरी के प्रोडक्ट्स आते हैं, जैसे नूडल्स, पास्ता, ब्रेकफास्ट, सीरियल मिक्स, बिस्किट्स, कुकीज़, स्नैक्स, स्वीट्स, ये सब तैयार होते हैं, मिलेट से बनते हैं, निकालो खा लो। या फिर मैगी वगैरह आप देखो 2 मिनट में बन जाती है। अब 2 मिनट में बनती है कि नहीं पता नहीं, बट ख़त्म ज़रूर 2 मिनट में हो जाती है। खैर, नोट की बात यहाँ पर यह है कि इंपॉर्टेंट बात जो नोट में लिखी गई है कि जो मिलेट्स का एक्सपोर्ट प्रमोशन प्रोग्राम है वो इस समय आ रहा है जब इंडिया ने प्रयास किया था और 72 कंट्रीज़ ने इंडिया को सपोर्ट भी किया, और इसी के चलते हमने यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स डिक्लेयर करवाया। और उसी के बाद हम इंडिया के मिलेट्स के एक्सपोर्ट के प्रमोशन के लिए काम शुरू कर चुके हैं। मिलेट्स प्रोडक्शन की इंडिया में क्या सिचुएशन है उसकी बात करते हैं। तो ये बिल्कुल सही बात है कि इंडिया लीडिंग प्रोड्यूसर है। हमारे यहाँ खूब मिलेट्स होते हैं, जो कोर्सल मतलब जो मोटा अनाज होता है जिसमें ज्वार, बाजरा, मक्का ये सब आता है ना, उसे ही तो मिलेट बोलेंगे। ये 41% जो भी प्रोडक्शन होता है ग्लोबल लेवल पे उसका इंडिया में 41% होता है। इंडिया में टॉप 5 मिलेट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं: राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटका, गुजरात और मध्य प्रदेश। हम कितना एक्सपोर्ट करते हैं? जो भी प्रोडक्शन हम करते हैं उसका केवल 1% ही हम एक्सपोर्ट करते हैं, बाकी खा जाते हैं। हमारे यहाँ खूब सारे लोग हैं, कुछ नहीं बचता यहाँ, मिलेट्स भी खा जाते हैं। जहाँ एक्सपोर्ट करते हैं वो कंट्रीज़ कौन सी हैं? इन जनरल जो हमारा एक्सपोर्ट होता है वो यूएई, नेपाल, सऊदी अरबिया और कुछ अन्य देशों में होता है। मिलेट की वो वैरायटीज़ जो हम एक्सपोर्ट करते हैं उसमें बाजरा, रागी, कैनरी, ज्वार और बकव्हीट शामिल हैं। तो ये तो पूरा आर्टिकल मिलेट्स के एक्सपोर्ट के ऊपर हो गया। हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है वालोंग मेला के बारे में है। इंडियन आर्मी ने अभी हाल फिलहाल में वालोंग मेला ऑर्गेनाइज़ किया और इसके ज़रिए हमने बैटल ऑफ वालोंग की डायमंड जुबली को भी सेलिब्रेट किया। बेसिक ऑब्जेक्टिव ये था कि हम जो भी इंडियन सोल्जर्स हैं उनकी ब्रेवरी और सेक्रीफाइस को लोगों तक पहुंचाएं। वो ब्रेवरी जो इंडियन सोल्जर्स ने चाइनीज़ एग्रेशन के अगेंस्ट में दिखाई 1962 में। एम ये है कि लोगों को ना केवल वालोंग मेला के ज़रिए वालोंग बैटल के बारे में जानकारी मिले, बल्कि लोग खुद को इंडियन आर्मी के साथ कनेक्ट कर पाएँ, जोड़ पाएँ, एक इमोशनल रिलेशनशिप बिल्ड हो जाए लोगों की आर्मी के साथ। ठीक है, तो आइए बैटल ऑफ वालोंग के बारे में बात करते हैं। इंडिया का ईस्टर्न मोस्ट विलेज है अरुणाचल प्रदेश का। हमें पता है 1962 में जब इंडिया के ऊपर चाइना ने एग्रेशन दिखाया, वॉर किया, तो इंडियन आर्मी एक डिफेंसिव मोड में आ गई, क्योंकि हम ऐसी किसी भी लड़ाई के लिए तैयार नहीं थे। हम तो हिंदी चीनी भाई भाई समझ रहे थे, लेकिन अचानक से चाइना ने इंडिया के ऊपर अटैक कर दिया और हम डिफेंसिव हो गए। हर जगह हमने अपनी टेरिटरी को डिफेंड करने का प्रयास किया। केवल एक ऐसी जगह थी जहाँ पर हम काउंटर अटैक कर पाए थे, और वो था बैटल ऑफ वालोंग, जहाँ पर इंडियन आर्मी ने चाइनीज़ ट्रूप्स को 27 दिनों तक रोक कर रखा और उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया। रिजल्ट ये निकला कि
तवांग से जो सोल्जर्स थे चाइना को, वो वालोंग में भेजने पड़ गए एक रिजर्व फोर्स के तौर पर। तो यहाँ पर जो ब्रेवरी इंडियन सोल्जर्स के द्वारा दिखाई गई उसे ही वालोंग मेला के माध्यम से लोगों तक पहुँचाया जाता है। तो ये तो पूरा आर्टिकल वालोंग की बैटल और मेला के बारे में हो गया। हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर के बारे में है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक ने हाल फिलहाल में इनॉग्रेट किया है इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर, और इसे हरियाणा के फरीदाबाद में इनॉग्रेट किया गया है। इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर ये एक प्रकार की नेशनल रिपोजिटरी है लाइफ साइंस डेटा के बारे में। किसी भी ऑर्गेनिज्म के ऊपर कोई भी रिसर्च हो रही है, जैसे कई सारे पीएचडी स्टूडेंट्स होते हैं, इंडिपेंडेंट रिसर्चर्स भी होते हैं जो रिसर्चेस वगैरह करते हैं, तो वो डेटा कलेक्ट करते हैं। अब वो डेटा रिसर्च के बाद सबमिट कर दिया जाता है। उस डेटा को लोग एक्सेस कैसे करेंगे, उस डेटा को स्टोर कहाँ किया जाएगा, इसके अभी प्रॉपर प्रावधान नहीं थे, या उसके लिए लाइफ साइंस डेटा के लिए कोई स्पेसिफिक डोमेन नहीं था। इसी रेफरेंस में इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर तैयार किया जा रहा है। ये एक आर्काइव होगा जहां पर सभी लाइफ साइंस रिलेटेड डेटा जो भी पब्लिकली फंडेड रिसर्च से जनरेट किया गया है, जैसे सरकार फंड करती है रिसर्चर्स को, उनको पैसा मिलता है, तो उससे जो भी आउटकम निकलेगा उसे हम इस आर्काइव में ऐड कर देंगे। इस पूरे प्रोग्राम को या इस पूरे डेटा सेंटर को सपोर्ट किया जा रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक के थ्रू। कैपेसिटी क्या है, देखिए आईबीडीसी की जो कैपेसिटी है वो 4 पेटाबाइट्स की है। बहुत बड़ी कैपेसिटी है ये डेटा को स्टोर करने की। इसके अलावा जहां पर ये सेंटर स्टैब्लिश किया गया है उनके पास ब्रह्म एचपीसी फैसिलिटी भी है, यानी कि हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग फैसिलिटी। इंफ्रास्ट्रक्चर जो आईबीडीसी का है वो सभी रिसर्चर्स के लिए भी अवेलेबल रहेगा जो कंप्यूटेशनल इंटेंसिव एनालिसिस करना चाहते हैं। वो इस रिसर्च फैसिलिटी का सहारा ले पाएंगे और अपनी रिसर्च को और स्ट्रेंथन कर पाएंगे। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो वनुआतू के बारे में है। क्लाइमेट चेंज की वजह से कई सारे आइलैंड्स जो हैं पैसिफिक रीजन के, वो एग्जिस्टेंशियल थ्रेट फेस कर रहे हैं। एग्जिस्टेंशियल थ्रेट का मतलब ये है कि हो सकता है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से जो सी लेवल बढ़ रहा है उससे वो आइलैंड्स डूब जाएं और उनका एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाए। इस बात को अभी क्लेम किया गया है या फिर लोगों के सामने रखा गया है वनुआतू लेड एक ग्रुप के द्वारा, जो स्मॉल पैसिफिक आइलैंड्स का एक ग्रुप है। अब बात करते हैं वनुआतू की। वनुआतू को ऑफिशियली हम रिपब्लिक ऑफ वनुआतू बोलते हैं। ये मेलानेशियन आइलैंड नेशंस का हिस्सा है। मेलानेशिया एक रीजन है इंडियन ओशन रीजन का, जिसमें कई सारे आइलैंड्स आ जाते हैं, उसके बारे में अभी हम बात करेंगे। ये आपको साउथ पैसिफिक ओशन में मिलेगा और ये आपको ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ ईस्ट में मिलेगा। ये देखिए, ये वनुआतू की लोकेशन है, यू कैन सी दैट इन द मैप। तो ये ऑस्ट्रेलिया है, ये पापुआ न्यू गिनी है, यहाँ पर न्यूजीलैंड है और यहाँ पर है वनुआतू। तो वनुआतू की लोकेशन तो आप मैप पे देख ही पा रहे हो। इसकी कैपिटल है पोर्ट विला। वनुआतू वाई शेप्ड का एक आर्किपेलॉग है। वाई शेप्ड का है, आप मैप में भी देख सकते हो। इसका शेप आपको इन जनरल वाई दिखेगा ना, ऐसे वाई दिख रहा है, तो ये वाई शेप का ये पूरा आर्किपेलॉग है। आर्किपेलॉग में इसमें देखिए 83 आइलैंड्स हैं जो ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ ईस्ट में है। आर्किपेलॉग क्या होता है? आर्किपेलॉग ग्रुप ऑफ आइलैंड होता है, लेकिन हर ग्रुप ऑफ आइलैंड को आप आर्किपेलॉग नहीं बोल सकते। आर्किपेलॉग ऐसे ग्रुप ऑफ आइलैंड्स होते हैं जो एक ही समय में इमर्ज हुए हों। अब ऐसा नहीं हो सकता कि हाँ, यहाँ पर एक आइलैंड इमर्ज हुआ और फिर ये आइलैंड 10,000 साल बाद या 1 लाख साल बाद इमर्ज हुआ, फिर ये 2 लाख साल बाद इमर्ज हुआ, ये 5 लाख साल बाद इमर्ज हुआ और फिर आप इन सबको मिला के आर्किपेलॉग बोल दोगे। ऐसा नहीं होता। अचानक से एक साथ कई सारी जगहों पर ऐसे आइलैंड्स इमर्ज हो जाएं तो इनका जो ग्रुप होगा ना, आप इसे आर्किपेलॉग बोलोगे, जो एक ही टाइम स्केल पर इमरजेंस में आए हों। तो ये आर्किपेलॉग में और ग्रुप ऑफ आइलैंड्स में अंतर होता है। जो वनुआतू है, इसका एक डिस्टिंक्ट टेरेस्ट्रियल इको रीजन है जिसे वनुआतू रेन फॉरेस्ट कहा जाता है। ये ऑस्ट्रेलेशिया इको जोन का पार्ट भी है, मतलब इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया ही है। वनुआतू जो है वो एग्जिस्टेंशियल थ्रेट फेस कर रहा है, उनकी लाइवलीहुड अफेक्ट हो रही है, सिक्योरिटी वेलबींग क्लाइमेट चेंज की वजह से प्रभावित हो रही है। सी लेवल जो बाकी रीजन में बढ़ रहा है उसकी दोगुनी स्पीड से यहाँ सी लेवल बढ़ रहा है ग्लोबल रेट की तुलना में, और 21st सेंचुरी में ये रेट बहुत तेज हो गया है। अब देखिए, बात यह है कि क्या ये जो ग्लोबल क्लाइमेट चेंज की वजह से वनुआतू को नुकसान हो रहा है, क्या क्लाइमेट चेंज के लिए वनुआतू भी रिस्पॉन्सिबल है? नहीं, ऐसा नहीं है। वनुआतू तो एक कार्बन नेगेटिव कंट्री है, मतलब ये उतना कार्बन का रिलीज नहीं करते जितना ये उसको सेक्वेस्ट्रेट करते हैं या एटमॉस्फेयर से कम करते हैं। ये ग्रीन हाउस गैस के एमिशन में 0.0018% कम कंट्रीब्यूट करते हैं। इस लिहाज से वनुआतू इज नॉट द कंट्री जो एक्चुअली में क्लाइमेट चेंज कॉज कर रहा है, लेकिन इसका जो सबसे इल इफेक्ट होगा वो वनुआतू फेस करेगा, तो फिर वो तो कंसर्न रेज करेंगे। बात कर लेते हैं मेलानेशिया के बारे में। मेलानेशिया जिसका वनुआतू पार्ट है, ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ ईस्ट रीजन में ये जो ग्रीन कलर का एक शेडेड एरिया आपको दिख रहा है, जो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, इस पूरे रीजन को कहा जाता है मेलानेशिया। एक्चुअली में
इस पूरे पैसिफिक ओशन के रीजन को कई सारे हिस्सों में बांटा जाता है स्टडी के पर्सपेक्टिव से या उनके इकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक के पर्सपेक्टिव से। तो जो मेलानेशिया है इसमें लगभग 2000 आइलैंड्स आ जाएंगे साउथ पैसिफिक ओशन के। बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट है, ट्रॉपिकली ह्यूमिड रीजन है ये। इसमें कई सारे आपको आर्किपेलॉग और आइलैंड्स और कंट्रीज मिलेंगी, जैसे कि बिस्मार्क आर्किपेलॉग, फीजी, मलुका आइलैंड, न्यू सेलेडोनिया या कैलेडोनिया, न्यू गिनी, सोलोमन आइलैंड, टॉरेस स्ट्रेट आइलैंड, वनुआतू। ये ट्रेडिशनली मेलानेशिया का पार्ट माने जाते हैं। हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो महुआ के बारे में है। महुआ एक प्रकार की ड्रिंक होती है। ये जो ड्रिंक होती है ये महुआ पेड़ में जो फ्रूट्स होते हैं, जो येलो कलर के छोटे छोटे फ्रूट्स होते हैं, इनसे निकाला जाता है। हुआ क्या कि ओडिशा में या उड़ीसा में एलिफेंट्स का एक ग्रुप था, उनको ये फर्मेंटेड वाटर मिल गया। मतलब वहाँ पे महुआ से वाइन या ड्रिंक जो होती है, शराब कह लीजिए, उसको तैयार किया जा रहा था और वो उनको मिल गई। अब वो उनको मिल गई तो उनको मज़ा आ गया, उन्होंने सारा पी लिया और पीने के बाद एकदम मस्त डीप स्लीप में सो गए। अब इतना सारा शराब पी लोगे तो नींद में तो चले जाओगे ना। अब वो हाथी है कि इंसान है, फ़र्क क्या पड़ता है। इसी रेफरेंस में ये जो महुआ है, ये जो ड्रिंक है, वो न्यूज़ में आ गई है। देखिए जो महुआ के फ्लावर्स होते हैं, महुआ ट्री को मधुका लॉन्गिफोलिया भी कहा जाता है। बहुत ही कॉमन डेसिडुअस फॉरेस्ट है, बहुत नॉर्मली कई सारे रीजन्स में इंडिया के मिल जाता है। इससे एक अल्कोहलिक ड्रिंक बनाई जाती है। ज़्यादातर लोकेशंस में उस ड्रिंक को इस पेड़ के नाम पर ही महुआ कह दिया जाता है। हालांकि महुआ इस पेड़ का नाम है और इसके जो फ्रूट्स होते हैं उनसे ये ड्रिंक बनाई जाती है। फर्मेंटेशन के बाद केमिकल कंपाउंड चेंज हो जाता है, जो उसमें शुगर होता है वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। कई सारे लोग इसे देसी दारू भी कहते हैं। महुआ से बनाई जाती है देसी दारू, काफ़ी सस्ती होती है। ट्राइबल मैन एंड वुमेन इसको बनाते हैं इंडिया के अलग अलग पार्ट में, और चूंकि ये लेकर सस्ता होता है तो इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल भी होता है। वेस्ट बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, नदन और सेंट्रल इंडिया के कुछ पार्ट, महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला, आप देख रहे हो इंडिया के एक बहुत बड़े हिस्से में ये वाइन तैयार की ही जाती है और लोग इसे कंज्यूम भी करते हैं। इनफैक्ट जो ट्राइब्स हैं वो महुआ के पेड़ को होली भी मानते हैं। इसे ट्री ऑफ लाइफ बताया जाता है। इसके ना केवल फ्लावर बल्कि इसके पेड़ के अलग अलग पार्ट्स सिग्निफिकेंट हैं। इवन जो इसकी शेल्स होती हैं, महुआ के जो फ्रूट्स होते हैं उनके शेल्स जो होती हैं उनको फ्यूनरल के राइट्स में भी इस्तेमाल किया जाता है। अब देखिए महुआ से वाइन तो बनाई जा रही है, एक प्रकार का जो अल्कोहल है वो डेवलप तो किया ही जा रहा है। तो कई सारी ट्रेडिशनल ट्राइब्स हैं जो इस वाइन को बनाने में इन्वॉल्व रहती हैं। तो ट्राइफेड जो FIIT के एसोसिएशन में, यानी कि फाउंडेशन फॉर इनोवेशन टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर उन्होंने डेवलप किया महुआ न्यूट्रा बेवरेज। इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव ये था कि देखिए ये वाइन बन तो रही है, तो क्यों ना जो ट्राइबल कम्युनिटी के लोग हैं उन्हें इससे ज़्यादा फ़ायदा मिल जाए और माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के तौर पे वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके महुआ को बनाएं। तो ये इस प्रकार का पहला इनिशिएटिव है जो झारखंड में शुरू किया गया और कंट्री में शुरू किया गया ट्राइफेड के द्वारा। तो ये सारा मामला महुआ और मदमस्त हाथियों के बारे में। खैर, जो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है वो वीरांगना सेवा केंद्र के बारे में है। देखिए हमारे कई सारे सोल्जर्स होते हैं जो शहीद हो जाते हैं और उसके बाद जो उनकी विडोज़ होती हैं उन्हें कई बार गवर्नमेंट से जो भी सर्विसेज मिलती हैं उनको एक्सेस करने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन इंडियन आर्मी बिल्कुल ऐसा नहीं चाहती कि वो विडोज़ जिनके हस्बैंड्स ने देश के लिए सेक्रीफाइस किया वो किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम फेस करें। यही रीज़न है कि सिंगल विंडो फैसिलिटी डेवलप किया गया है, नाम दिया गया है वीरांगना सेवा केंद्र। यहाँ पर जो वीर नारीज़ हैं, मतलब जो हमारे मार्टायर्स हैं, जो हमारे शहीद हैं, उनकी जो वाइफ्स हैं उनको, या जो उनकी विडोज़ हैं उनको हम वीर नारी कह रहे हैं। उनके वेलफेयर और उनके ग्रीवांस को रिड्रेस करने के लिए ये वीरांगना सेवा केंद्र बनाया गया है। ये सिस्टम है, यहाँ पे हम उनके ग्रीवांसेस को रजिस्टर करेंगे, ट्रैक मॉनिटर करेंगे, रेगुलर फीडबैक भी लेंगे और उनके आसपास जो भी केंद्र होंगे वहाँ पे वो टेलीफोन, SMS, व्हाट्सएप, पोस्ट, ईमेल और खुद विजिट करके भी असिस्टेंस ले सकती हैं, मदद ले सकती हैं। जो भी उनके ग्रीवांस होंगे उनको मॉनिटर किया जाएगा, उसके स्टेटस को एक कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के माध्यम से। और वीर नारीज़ के लिए जो पूरी फैसिलिटी लॉन्च की गई है वहाँ पे स्टाफ होंगे जो उनके प्रति एम्पैथी रखेंगे और उनकी जो भी ग्रीवांसेस होंगे उनको रिड्रेस करेंगे। ये इस प्रकार का पहला इनिशिएटिव है जो इंडियन आर्मी ने शुरू किया है ताकि वो जो हमारे मार्टायर्स हैं उनकी वीडियोज़ को जेन्युइन केयर और सपोर्ट दे सकें। तो ये तो वीरांगना सेवा केंद्र के बारे में। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल UN ह्यूमन राइट काउंसिल के यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू के बारे में है। ह्यूमन राइट काउंसिल का एक यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू होता है। यूनिवर्सल मतलब पूरी दुनिया के लिए होता है, अलग अलग देशों को इसमें रिव्यू किया जाता है। पीरियोडिक मतलब एक सर्टेन पीरियड में होता है। रिव्यू किया जाता है किस बात पे, कि ह्यूमन राइट की कंडीशन क्या है। इसका सेशन अभी जिनेवा में हुआ, तो इंडिया में भी ह्यूमन राइट के रिकॉर्ड को इवेलुएट करने के लिए इंडिया के लिए पीरियोडिक रिव्यू वर्किंग ग्रुप बनाया गया
अब जो वर्किंग ग्रुप बनाया गया, देखिए ये एक यूनिक प्रोसेस है जहाँ पे हम ह्यूमन राइट के रिकॉर्ड्स को सभी 193 यूएन मेंबर स्टेट्स में रिव्यू करते हैं। 2008 के अप्रैल में इसकी पहली मीटिंग हुई थी, जिसके बाद ये पीरियोडिक रिव्यू का काम शुरू किया गया और अभी तक इसके 3 पीरियोडिक रिव्यू हो चुके हैं, मतलब 3 यूपीआर अभी तक हो चुके हैं, ठीक है। तो अल्टीमेट एम ये होता है कि ह्यूमन राइट की सिचुएशन में कैसा इंप्रूवमेंट हुआ है। जैसे पिछली बार आपकी जो सिचुएशन थी पीरियोडिक रिव्यू में, उसमें आपने क्या सुधार किया, कुछ आउटलाइंस भी बताई जाती हैं, रिकमेंडेशन दी जाती हैं कि आप क्या करोगे तो आपके यहाँ ह्यूमन राइट बेटर हो जाएगा। इंडिया के लिए यूपीआर कैसे बना? देखिए, इंडिया में यूपीआर को इवैल्यूएट करने के लिए एक ट्रोइका बनाया गया, जिसमें 3 देश शामिल थे, सूडान अफ्रीका से, नेपाल एशिया से और नीदरलैंड्स यूरोप से। तो 3 रीजन से 3 कंट्रीज को इंडिया में ह्यूमन राइट को इवैल्यूएट करने के लिए चुन लिया गया। कोशिश की जाती है कि न्यूट्रल कंट्रीज को चुना जाए ताकि वो न्यूट्रल इवैल्यूएशन करें। और आप देख रहे हैं कि सूडान, नेपाल या नीदरलैंड्स, इनमें से कोई भी ऐसा देश नहीं है जो इंडिया की ह्यूमन राइट को लेकर बहुत ज़्यादा इल फीलिंग रखता हो। यही हमेशा कोशिश की जाती है कि पीरियोडिक रिव्यू जब भी किया जाए उसमें न्यूट्रल कंट्रीज को इंक्लूड किया जाए। ये यूपीआर का चौथा साइकिल है। इसके पहले इंडिया के 3 यूपीआर हो चुके हैं, मतलब दुनिया में 3 यूपीआर हो चुके हैं, हर देश के लिए हो चुके हैं, तो इंडिया के लिए भी हो चुके हैं। जो पहला यूपीआर हुआ था वो अप्रैल 2008 में हुआ था, दूसरा मई 2012 में और तीसरा मई 2017 में, और अब ये चौथा यूपीआर जो है वो हुआ है। तो देखिए, जो रिव्यू होता है उसका क्या आधार होता है। अब ये 3 कंट्रीज हैं, ये कैसे रिव्यू करेंगे इंडिया की ह्यूमन राइट सिचुएशन को? नेशनल लेवल पे जो भी रिपोर्ट्स अवेलेबल हैं वो उसका सहारा लेंगे। इसके अलावा इंडिपेंडेंट ह्यूमन राइट एक्सपर्ट्स एंड ग्रुप्स, स्पेशल प्रोसीजर्स, ह्यूमन राइट ट्रीटी बॉडीज और जो यूएन के एंटिटीज़ हैं उन्होंने क्या ऑब्जर्वेशन दिए हैं अभी तक ह्यूमन राइट को लेकर, उसे इवैल्यूएशन में लिया जाएगा। और जो बाकी के स्टेक होल्डर्स हैं जैसे नेशनल ह्यूमन राइट इंस्टीट्यूशंस, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, सिविल सोसाइटी ग्रुप, वो ह्यूमन राइट के बारे में क्या राय रखते हैं, इन सभी लोगों का डेटा कलेक्ट करके ये कंट्रीज अपना यूपीआर यानी कि यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू तैयार करते हैं। अब जब इंडिया का यूपीआर तैयार हुआ तो अलग अलग देशों ने इस पर अपनी राय व्यक्त की। सभी लोगों ने इंडिया के जो ह्यूमन राइट की सिचुएशन है उसमें कुछ रिकमेंडेशंस दी और कुछ ने सजेस्ट किया कि आप ऐसे कर लो। ग्रीस, नीदरलैंड्स और वेटिकन सिटी ने ये बोला कि इंडिया की जो गवर्नमेंट है उन्हें रिलीजन की फ्रीडम को इंश्योर करना होगा और डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करना होगा उन लोगों के अगेंस्ट में जो ह्यूमन राइट को डिफेंड करते हैं, और रिलीजियस माइनॉरिटी के ऊपर भी ध्यान देने के लिए कहा गया इन तीनों देशों के द्वारा। जर्मनी ने अपने कंसर्न्स एक्सप्रेस किए और ये कहा कि इंडिया में जो ह्यूमन राइट की सिचुएशन है स्पेसिफिकली रिलीजियस माइनॉरिटीज़ को लेकर, इसके अलावा विमेन और गर्ल्स को लेकर उसमें सुधार की ज़रूरत है। नेपाल ने इंडिया से ये बोला कि वो विमेन के अगेंस्ट में वायलेंस को रोकें और चाइल्ड मैरिज को भी और इफेक्टिवली रोका जाए। रशिया ने इंडिया से कहा कि आप बहुत अच्छी पॉलिसी अडॉप्ट कर रहे हो, बस उसको कंटिन्यू रखो, पॉवर्टी को इरेडिकेट करो आप, और इंडिया को उन्होंने रिस्पॉन्सिबल कॉर्पोरेट बिहेवियर को इनकरेज करने के लिए कहा। तो रशिया का नोशन बहुत तल्ख नहीं है, बैलेंस्ड है। तो अलग अलग कंट्रीज ने इंडिया में ह्यूमन राइट्स को लेकर अपनी अपनी राय दी। हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो लॉफ्टेड मिशन के बारे में है। एग्जैक्टली बोलूँ तो LOFTID इसका फुल फॉर्म है। इसका फुल फॉर्म है लो अर्थ ऑर्बिट फ्लाइट टेस्ट ऑफ एन इन्फ्लेटेबल डिसलरेटर। ये एक मिशन है जिसे नासा ने हाल फिलहाल में कंप्लीट किया और ये उनका एक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन है। ये टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन इस तरीके से है कि अगर मान लीजिए भविष्य में हम इंसानों को मार्स पे भेजेंगे तो आपको मार्स के एटमॉस्फेयर को क्रॉस करके उन्हें ज़मीन पे लैंड करवाना पड़ेगा। और जब आप किसी भी प्लेनेट के एटमॉस्फेयर को क्रॉस करते हो तो वहाँ पर आपको एक तो ग्रेजुअल लैंडिंग करवानी होती है यानी कि सॉफ्ट लैंडिंग, दूसरा आपको उसके एटमॉस्फेयर के फ्रिक्शन को भी बियर करना होता है, मतलब बहुत ज़्यादा हीट हो जाती है उसमें, आपका जो भी लैंडर है वो डिस्ट्रॉय ना हो, इसका अरेंजमेंट आपको करना पड़ता है। तो इसके लिए ऑर्बिटल फ्लाइट टेस्ट किए जाते हैं। मतलब इसमें उन्होंने क्या किया कि एक रॉकेट से इन्होंने अपना एक इनफ्लेटेबल डिसलरेटर, मतलब ऐसे छतरी नुमा एक इन्होंने इक्विपमेंट डेवलप किया। ये रॉकेट से लो अर्थ ऑर्बिट में गया और फिर ये नीचे हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर कर गया। और जब ये एंटर किया तो इस शेप में ये ओपन हो गया। इसने हमारे एटमॉस्फेयर के फ्रिक्शन को बियर किया और उसके बाद जो भी लैंडर था उसकी स्पीड को धीमे करके उसको पैसिफिक ओशन में लैंड करवा दिया। हमारा ये मानना है कि जैसे हमने अर्थ के ऑर्बिट में इसको लो अर्थ ऑर्बिट में भेज के लैंड करवा लिया, वैसे ही भविष्य में अगर हमें मार्स में इंडिविजुअल्स को, ह्यूमंस को लैंड करवाना होगा तो हम करवा लेंगे। अब ये एक री एंट्री है। इन्फ्लेटेबल का मतलब होता है कि इसका एक शेप होता है जो इन्फ्लेटेबल होता है, मतलब ये खुल जाता है। डिसलेटर का मतलब ये है कि ये स्पीड को कम कर देता है, जैसे अचानक से कोई चीज़ आएगी तब तो स्ट्राइक कर जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो सॉफ्ट लैंडिंग मतलब ग्रेजुअल लैंडिंग करवानी होती है और ये लो अर्थ ऑर्बिट में डेमोन्स्ट्रेट किया गया है। लॉफ्टेड स्मॉल री एंट्री व्हीकल है जिसे हियार्ड एरोसेल के साथ अटैच कर दिया गया। हियार्ड का ये देखिए यहाँ पे फुल फॉर्म है हाइपरसोनिक इन्फ्लेटेबल एरोडायनेमिक डिसलरेटर, ये इसका नाम ही है, ठीक है। तो जो अर्थ की ओर इसको रीओरिएंट किया गया तो इसके जो शेल्स थे वो इन्फ्लेट हो गए, खुल गए और इन्होंने खुद को रॉकेट के अपर स्टेज से अलग किया और ये इंडिया के एटमॉस्फेयर में एंटर कर गए।
इन्फ्लेटेबल जो एरोशेल्स थे, उनकी जो शील्ड थी, उन्होंने ना केवल उसकी स्पीड को अर्थ तक आते हुए उसे धीमा रखा, बल्कि बहुत ही सेफली अर्थ के एटमॉस्फेयर में वो री एंटर कर गया। इसने पोटेंशियली दिखाया कि वो एस्ट्रोनॉट्स को भविष्य में मार्स पे भी लैंड करवा सकता है। हियार्ड एरोशेल्स क्या हैं? ये एक प्रकार की हीट शील्ड है। आप इसको देख रहे हो इस इमेज में, ये एक हीट शील्ड है। मतलब जब एटमॉस्फेयर में एंटर करेंगे तो बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होगी फ्रिक्शन की वजह से। ये शील्ड उस हीट को बियर कर सकती है। पैरेलली देखिए, नासा ने ये दिखाया कि पहले क्या होता था कि हम रिजिड एरोशेल्स इस्तेमाल करते थे। वो सख्त होते थे, सख्त होने की वजह से वो भारी होते थे, और जब वो भारी होते थे, दूसरा उनको चूंकि सख्त होते थे, हम उनमें हवा नहीं भरते थे, तो उनको रॉकेट में रखना भी बड़ा मुश्किल होता था। वो बहुत जगह लेते थे, बहुत भारी होते थे। लेकिन अब हम रिजिड एरोशेल्स की बजाय इन्फ्लेटेबल एरोशेल्स का इस्तेमाल करते हैं, जिनमें हवा भरी जा सकती है। एक तो ये हल्के होते हैं, दूसरा ये रॉकेट में कम जगह लेते हैं, तो इन्हें आसानी से रॉकेट में फिट किया जा सकता है। हियार्ड इसी प्रकार का इन्फ्लेटेबल एरोशेल है। इसे हमने फ्लेक्सिबल हीट शील्ड के तौर पे इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। इसके कई सारे फायदे हैं। ये ज़्यादा हैवी पेलोड कैरी कर सकता है, चूंकि ये खुद हल्का होता है, इसका अपना भार ज़्यादा नहीं होता। तो चूंकि अगर ये खुद भारी होगा तो खुद ही तेजी से नीचे आएगा। तो अगर ये हल्का है तो ज़्यादा ये पेलोड कैरी कर सकता है। ये ज़्यादा मतलब रिजिड एरोसेल्स की तुलना में इसका जो साइज होता है वो कंपैरेटिवली बड़ा हो सकता है, क्योंकि ज़्यादा मटेरियल आप यूज़ करोगे तो आपका ये जो पूरा स्ट्रक्चर है बहुत बड़ा नहीं हो सकता। लेकिन अगर हल्का मटेरियल यूज़ हो रहा है तो बड़ा हो सकता है। ये और हायर एल्टीट्यूड से ही, मतलब ऊंचाई से ही, जो डिसलेरेशन प्रोसेस है, स्पीड को कम करने का प्रोसेस है, उसको शुरू कर देता है। ये फोल्डेबल है, पैकेबल है, डिप्लॉयबल है, तो रॉकेट में कम जगह लेता है। और इसकी जो टेक्नोलॉजी है वो स्केलेबल है आने वाले मार्स के रोबोटिक मिशंस के लिए। तो ये तो पूरा मामला LOF-TID मिशन के बारे में हो गया। रिवीजन कर लेते हैं। मिलिट्स एक्सपोर्ट प्रमोशन प्रोग्राम अपिडा ने इसे प्रिपेयर किया, सही बात है। एनिमोलॉजिकल डेटा सेंटर महाराष्ट्र पुणे, गलत है, ये फरीदाबाद में है। वनुआतु इंडियन ओशन में लोकेटेड है, गलत। ये मेलेनेशिया रीजन में है, पैसिफिक ओशन के नॉर्थ ईस्ट में मिलेगा, ऑस्ट्रेलिया के। महुआ, ये महुआ ट्री से के फ्लावर से बनाया जाता है, और इसके जरिए एक अल्कोहलिक ड्रिंक बनाई जाती है जिसे महुआ ही कहा जाता है, सही बात है। लॉफ्टेड यूरोपियन स्पेस एजेंसी का मिशन है, गलत है, ये नासा का मिशन है। तो हमारा आज का ये सेशन यहाँ पे समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।